नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। रसायन विज्ञान में बहुत सारे टॉपिक जो रसायन विज्ञान में जितने पूछे जाते हैं वो टॉपिक हमने कवर किया है। इसके अलावा प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि और किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विविध प्रकार के प्रश्नों में हम आज देखेंगे कि रसायन विज्ञान का और कौन सा प्रश्न छूट गया है। जो टॉपिक छूट गया है मैंने बताया था कि आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर कुछ लग रहा होगा उसमें भी, और अगर टॉपिक जो आपको करना है उससे प्रश्न देखना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा जो हमने हाइड्रोकार्बन, कार्बन वो सारे टॉपिक कर लिए हैं। आज शुरुआत करते हैं कि विविध प्रकार के प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, और उसका कारण दिया गया है ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। कूट में आंसर चुनना है। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है आपका, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है आपका, ए गलत है परंतु आर सही है। सभी आप कमेंट में अपना उत्तर देते जाइएगा। जो भी प्रश्न है प्रश्न का क्रमांक लिखिए और जो आपका आंसर है वो ऑप्शन में लिखिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा कि ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल, ये कथन जो है वो आपका सही है। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, और जो है कारण दिया गया है ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, ये भी आपका क्या है, सही है। परंतु ये जो दिया गया है ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, इसका सही जो है व्याख्या नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें कथन ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। चलिए, वही है कि ओजोन जो है क्या है, अस्थायी होती है, अतः जल में मिलाते ही एक ऑक्सीजन परमाणु विलग कर देते हैं, जो ऑक्सीकरण द्वारा जो है जीवाणुओं का हनन करती है, और उसका कारण जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, ये कारण नहीं है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है मेसान की खोज हिडेकी युकावा, दूसरा है आपका पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन एवं यूएफ हेस, सी है आपका सूर्य एवं तारों की ऊर्जा में एच ए बेथे, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी द्वारा। चलिए अपना उत्तर जो है आप कमेंट करके दीजिए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सॉरी, चलिए बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा सही, कमेंट करते जाइए। मैं बताता हूं आपको कि परा यूरेनियम जो तत्वों की संश्लेषण जो है एनरिको फर्मी ने नहीं किया था, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। किसने किया था? परा यूरेनियम तत्वों का जो है परा यूरेनियम तत्वों का परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, और नेपच्यून जो है नेपच्यून से यूनिबियम तक सभी तत्व क्या कहलाते हैं? परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों की खोज एनरिको फर्मी नहीं बल्कि किसने किया था? जीटी सीबोर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए गए थे वो सारे हैं सुमेलित हैं। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ये रसायन विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपका और भी टॉपिक छूट जाता है वो सारे प्रश्न यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। इसको अच्छे से कीजिए और जो है वन लाइनर फैक्ट की तरह आप लिखते जाइए। कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। देखेंगे कि आप सभी याद हो जाएगा एक साथ आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन, एट्रोपिन, 2-आइसोप्रोक्सीफेनाइल या डी बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। अपना उत्तर जो है कमेंट करके दीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। बताइए कौन सा होगा? तो देखिए याद रखिएगा, मच्छर भगाने वाले दवाओं जो होती हैं उसमें सक्रिय रसायन एलिथ्रिन यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एलिथ्रिन यूज किया जाता है। ठीक है, एलिथ्रिन संश्लेषित क्या होता है? पाइरेथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है।
चलिए जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न। सभी जो है आप कमेंट करते जाइए आंसर अपना। प्रश्न क्रमांक 4 है, अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। अग्निशमक जानते हैं? अग्निशमक कौन सी गैस काम आती है भाई? आग को बुझाने वाली जो होती है वो उसमें प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रयोग में लाई जाती है। अग्निशमक मतलब अग्नि बुझाने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस प्रयोग में लाई जाती है। 5 मुख्य अग्निशमक प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग किया जाता है, दूसरा है आपका जल, सूखा पाउडर भी यूज किया जाता है, फेन, और क्या होता है आर्द्र रसायन जिसे क्या कहा जाता है सोडियम एसिड का एक प्रकार है। ये सभी जो है अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। और शुष्क रासायनिक अग्निशामकों में सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3 और KHCO3, और पोटेशियम क्लोराइड क्षार घटक शामिल है। इसके अलावा क्या है, झाग वाले अग्निशमक एक जलीय परत बनाने वाले झाग घटक का उपयोग करते हैं जो नोजल के माध्यम से निकलने पर झाग की एक पतली परत को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया इसमें, आप सभी नोट कर लीजिए उसको अच्छे से। और बढ़ते हैं आगे कि अगला प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जल्दी से कमेंट किया कीजिए, आंसर सभी कमेंट करते जाएंगे। और एक बार बताइए कि हमारा जो सेशन आपको कैसा लगता है, वीडियो जो प्रश्न जो है वो सही है, आपको पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं, जरूर कमेंट करके बताया कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? ऑप्शन ए चूने का पत्थर तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, ऑप्शन बी मार्बल चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, या डी है आपका ऑप्शन मैग्नेसाइट तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अपना उत्तर जो है कमेंट में दीजिए। बता दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामकों में प्रयोग किया जाता है, ये कौन सी अभिक्रिया में पैदा होती है ये आपको पूछा गया है यहाँ पर। तो कौन सी अभिक्रिया में पैदा होती है बताया था मैंने, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होती है, हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। देखिए उसका समीकरण देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ये है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यहाँ पर सोडियम जो है सल्फर से सल्फेट से क्रिया करके Na2SO4 बनाती है और क्या निकालती है पानी, और उसके साथ साथ जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको अच्छे से। सही दे रहे हैं कमेंट? कमेंट करते जाइए सभी, एक भी प्रश्न बिल्कुल आपको लाइन से देना है सभी का आंसर भाई, आपके लिए ही है। आप आंसर देंगे तो सही सही बता पाएंगे कि आप कितने गहरे पानी में। अपने आप को परखिए, इस प्रश्न को देखकर अपने आप को परखिए कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आने वाले एग्जाम के लिए आप कितने तैयार हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट या एल्युमिनियम सल्फेट? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। अग्निरोधक कपड़ा अर्थात वही जो है आपका अग्नि को रोक सके, उसी कपड़ा में जो है कौन सा यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम सल्फेट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट जो है अग्निरोधक कपड़ों में प्रयोग किया जाता है। देखिए अग्निरोधक कपड़े जो हैं ज्वलनशील कपड़ों पर खनिज आधारित अवरोधक की कोटिंग करके बनाए जाते हैं। अग्निरोधी कपड़े जो है ज्वलन का स्रोत हटा दिए जाने के बाद जलना बंद कर देते हैं। और अग्निरोधक कपड़ा बनाने में कौन सा जो है एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि अग्निरोधक कपड़े बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट का। चलिए जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? पायरेथ्रन, रोटिनोन, इफेड्रिन या उपयुक्त में से
कोई नहीं। जल्दी से आंसर इसका कमेंट कीजिए, क्या होगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। प्रतिकर्षी मच्छर, सॉरी मच्छर प्रतिकर्षी मतलब जो है आपका मच्छरों को भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, पायरेथ्रम जो है मच्छरों को भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरेथ्रम एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उन्हें क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, उन्हें भगा देता है, पायरेथ्रिन। ठीक है, नोट करते जाइए और कमेंट कीजिए, साथ साथ में सभी कमेंट करके आंसर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 8, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाली पायरेथ्रिन प्राप्त होती है एक बीजी पौधे से, एक कीट से, एक जीवाणु से या एक कवक से। उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए जल्दी से। सभी अपना उत्तर कमेंट करते जाएंगे लाइन से। जितने लोग जुड़े हैं एक बार जुड़े हैं, जितने लोग सेशन को लाइक कर दीजिए सभी। क्या होगा, पायरेथ्रिन जो पाया जाता है वो याद रखिएगा एक बीजी पौधे से प्राप्त होती है। पायरेथ्रिन प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जिनमें कीटाणुनाशक क्षमता होती है और ये एक बीजी पौधे से प्राप्त होती है। किसमें प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रिन, मच्छरों को भगाने वाले कॉइल जो होते हैं ना उसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, इथाइल अल्कोहल से, मिथाइल आइसोसाइनाइड से, पोटेशियम साइनाइड से या इथाइल आइसोसाइनाइड से। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके दीजिए, समय नहीं दूंगा बिल्कुल, जल्दी जल्दी आंसर किया कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, पोटेशियम साइनाइड। याद रखिएगा पोटेशियम साइनाइड से जो है आपका चूहे मारने वाले जहर जो है बनती है। पोटेशियम चूहे को मारने के विष का निर्माण जो है पोटेशियम साइनाइड या किससे, जिंक फास्फाइड नामक रसायन से किया जाता है और यह क्या होता है, अत्यंत जहरीला होता है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है, रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए चमगादड़ों का, बंदरों का, चूहों का या खरगोशों का। जल्दी से उत्तर दीजिए कमेंट में, क्या होगा सही आंसर, रोडेंटिसाइड। याद रखिएगा रोडेंटिसाइड की रसायन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, चूहों के नियंत्रण के लिए ये प्रयोग किया जाता है। चूहों का नियंत्रण करना होता है तो आप देखिएगा जो आपका चूहे मारने की दवा रहती है उसमें रोडेंटिसाइड लिखा रहता है, रोडेंटिसाइड। ठीक है, इसका प्रयोग क्या है, चूहा, गिलहरी और आदि कुतरने वाले जानवर जो होते हैं उनके नियंत्रण में किया जाता है। एक प्रकार की क्या है, कीट नियंत्रण रसायन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 11 है, एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है खाली स्थान के रूप में कीटनाशक, फफूंदीनाशक, चूहानाशक या धूमक के रूप में। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा कि एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है। क्या होगा, याद रखिएगा फफूंदीनाशक के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है एल्यूमिनियम फास्फाइड का। एल्यूमिनियम फास्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक नहीं अकार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग जो है कीटनाशक एवं धूमक के रूप में खाद्यान्नों के संग्रह में किया जाता है। इसी चूहानाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको किसमें प्रयोग नहीं हो सकता है, फफूंदीनाशक के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है, सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट दीजिए। देखिए मैं समय बिल्कुल नहीं दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने हैं रसायन विज्ञान का, जितना से ज़्यादा प्रश्न आज विविध प्रकार के हो जाएं क्योंकि सेशन लंबा हो जाता है ऐसे में। क्या होगा इसका सही आंसर जो है, एक शाकनाशक का उदाहरण कौन सा है, सोडियम क्लोरेट। याद रखिएगा सोडियम क्लोरेट जो है एक शाकनाशक होती है। शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग किसी क्षेत्र में अवांछनीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इनका प्रमुख उदाहरण कौन सा है, सोडियम क्लोरेट। उसका फॉर्मूला क्या है, NaClO3।
चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 है, समस्थानिक 614 सी संबद्ध है कैंसर के निदान से, पृथ्वी के आयु निर्धारण से, या सी है फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से, या डी है अनुरेखण तकनीक से। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कार्बन का जो समस्थानिक है वो किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही आंसर चुनना है। कार्बन का जो ये आपका समस्थानिक है 6C14 जो है वो फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से संबंधित है, जिसे क्या कहा जाता है, हम लोग पढ़े हैं पहले से, कार्बन डेटिंग कहा जाता है। देख लेते हैं क्या है इसका कुछ डिटेल जो दिया गया है। वर्ष 1942 में WF लिब्बी ने सुझाव दिया था कि कार्बन युक्त सजीव पदार्थों में कार्बन 14, ठीक है, रेडियो आइसोटोप की एक निश्चित किंतु अल्प मात्रा रहती है, जो कॉस्मिक किरणों से प्राप्त न्यूट्रॉनों और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के बीच क्या करती है, अभिक्रिया से निर्मित होती है। अतः ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो कार्बन 14 का अनुपात ज्ञात करके उनकी अर्ध आयु ज्ञात की जाती है। कार्बन डेटिंग में उसकी किसमें फॉसिल की आयु ज्ञात की जा सकती है। इसे कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण कहा जाता है। और इस विधि से क्या है, जीवाश्मों का काल निर्धारण किया जाता है। कार्बन डेटिंग आप पहले से पढ़ चुके होंगे, तो वही है इसमें जो दिया गया था समस्थानिक, उसका प्रयोग जो है जीवाश्मों के काल निर्धारण में किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, कमेंट कीजिए। फास्ट तो करना ही है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमको करने हैं, नहीं तो सेशन लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। आपको जो है वही फैक्ट जल्दी जल्दी बताया जा रहा है, जल्दी से आपको बताया जा रहा है कि जो आपको इम्पोर्टेंट है उस फैक्ट को लिखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ज़्यादा रुकना नहीं है, बस कमेंट करते जाइए। अगर कहीं पर डाउट है तो उसको कमेंट कर दीजिए, उसको बता दिया जाएगा आपको। प्रश्न क्रमांक 14, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप, कार्बन 14 या स्ट्रांसियम 90। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। अभी मैंने इसका आंसर बता दिया था थोड़ा देर पहले। क्या पूछा गया है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण किससे किया जाता है, कार्बन डेटिंग से। और कार्बन डेटिंग में क्या प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14, जो कि उसका एक कार्बन का समस्थानिक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसका मैंने बता दिया था डिस्क्रिप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, समय व्यर्थ नहीं करेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 15, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की या चट्टानों की। जल्दी से उत्तर दीजिए। वही प्रश्न अलग अलग टाइप से पूछा गया है। क्या है इसका सही आंसर जो है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग अभी मैंने बताया कि फॉसिल्स जीवाश्मों के आयु निर्धारण के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो डिटेल मैंने अभी बताया था वही है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र को, चट्टानों के संगठन को, चट्टानों के रंग को या चट्टानों के भार को। चलिए बताइए जल्दी से, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए। अभी हमने कार्बन डेटिंग पढ़ा और यहाँ पर क्या है, रेडियो डेटिंग। तो याद रखिएगा, रेडियो डेटिंग का जो है चट्टानों की उम्र से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चट्टानों की उम्र से। देख लेते हैं रेडियो डेटिंग के बारे में। यह एक विधि है जिसका उपयोग क्या करता है, रेडियोधर्मी समस्थानिकों के क्षय के आधार पर चट्टानों, खनिजों और जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर निर्भर करता है कि तत्वों के कुछ समस्थानिक जो है अस्थिर होते हैं और समय के साथ अधिक स्थिर रूपों में अनायास क्षय होते जाते हैं। उसी के आधार पर इनका जो है रेडियोधर्मी पदार्थों की मदद से इसका निर्धारण किया जाता है, किसका, चट्टाने की आयु का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 है हमारा, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि, जैक तकनीक विधि, जैव घड़ी या यूरेनियम विधि। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की आयु का मापन पूछा गया है, जीवाश्म फॉसिल नहीं पूछा गया है।
पृथ्वी की आयु का मापन, पृथ्वी की आयु का मापन कैसे करेंगे? चट्टानों की मदद से पृथ्वी पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं और चट्टानों की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? रेडियोधर्मी विधि से, जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसे क्या और कहा जा सकता है? यूरेनियम विधि। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम द्वारा आयु अंकन कहा जाता है। कार्बन डेटिंग विधि से क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों की सहायता से जो है, जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं जीवाश्म में, उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, इसको अच्छे से कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18, एक कार्बन डेटिंग समतुल्य है 10 किलोग्राम CO2, 100 किलोग्राम CO2, 1000 किलोग्राम CO2 या 10,000 किलोग्राम CO2। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। कमेंट किया कीजिए प्रश्न क्रमांक के साथ, ठीक है, प्रश्न क्रमांक के साथ कमेंट किया कीजिए भाई, ठीक है, इसी प्रकार से। चलिए, क्या हो जाएगा सही आंसर? क्या होगा इसका? बिल्कुल, एक कार्बन क्रेडिट जो होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार के तहत देशों को यह अनुमानित दी गई है कि अगर वे अपने लिए तय उत्सर्जन कटौती का पालन नहीं कर पाते हैं तो इसे पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन डेटिंग बाजार से इसे खरीद सकते हैं। अतिरिक्त यूनिट की कटौती जो होती है करने वाले देश इसे उन देशों को बेच सकते हैं जो कम कटौती कर रहे हैं। इससे कार्बन डेटिंग क्या होती है? कहलाने वाली नई कार्बन मुद्रा अस्तित्व में आई है। और एक कार्बन क्रेडिट 1 टन अर्थात 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य गैसों के बराबर होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अगर आप पूरा कवर करते हैं, रसायन विज्ञान आपका पूरा कवर हो जाएगा, उससे क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। चलिए, क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 19? देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच या क्रुक्स कांच? जल्दी से अपना उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए। क्या हो जाएगा? कांचों में याद रखिएगा पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन करने के लिए एक ही प्रयोग किया जाता है और वो कौन सा है आपका? क्रुक्स कांच है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्या बनाया जाता है? क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है। किसका? किससे? सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं से इसका प्रयोग मतलब निर्माण किया जाता है। क्रुक्स कांच में जो क्या होती है? पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो है हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए धूप के चश्मों में क्या लगाया जाता है? क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? BRIT भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? रेल वैगन, सूचना प्रौद्योगिकी, समस्थानिक प्रौद्योगिकी या सड़क परिवहन? चलिए, इसका आंसर जो है कमेंट करके दीजिए जल्दी से। क्या होगा? BRIT। सबसे पहले तो ये आपका इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। भारत सरकार के कार्यरत किसके साथ कार्यरत है? क्या होगा इसका? समस्थानिक प्रौद्योगिकी। क्या है इसका फुल फॉर्म? BRIT का देखिए, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड क्या है? आइसोटोप टेक्नोलॉजी, BRIT का फुल फॉर्म है। 10 मार्च 1989 को परमाणु ऊर्जा विभाग की व्यावसायिक इकाई के रूप में विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड BRI की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशी, नवी मुंबई में है। स्वास्थ्य, रक्षा उद्योग, कृषि एवं अनुसंधान क्षेत्रों में समस्थानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान में ब्रिट का सराहनीय योगदान रहा है। और ब्रिट जो है अनेकाएक, ब्रिट मतलब BRIT यही, अनेकाएक उत्पादों, सेवाओं एवं क्या है?
विकिरण उपकरणों द्वारा राष्ट्र को प्रगति एवं विकास के नए मार्ग प्रदीप्त कर रहा है। तो याद रखिएगा BRIT जो है आपका आइसोटोप प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आइसोटोप अर्थात समस्थानिक प्रौद्योगिकियों से, जैसे कार्बन डेटिंग में जो है आपका कार्बन का एक समस्थानिक यूज किया जाता है, तो कौन से उससे आया होगा, वो समस्थानिक प्रौद्योगिकी से ही उसका उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। BRIT फुल फॉर्म याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड या जिंक क्लोराइड? जल्दी से इसका उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए, क्या होगा। यशद, यशद अर्थात क्या है आपका? जिंक ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, जिंक ऑक्साइड उसका सही आंसर होगा। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प यही कहलाता है आपका, क्या? जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? यशद पुष्प। जिंक ऑक्साइड ZnO यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफेद पाउडर है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिंक ऑक्साइड। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया? कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, क्या होगा। कमेंट करते जाइए सभी। समझ नहीं आता है क्या प्रश्न जो है कि फास्ट हो रहा है, वो भी कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम कर रहे हैं भाई, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि सेशन अगर लंबा हो गया तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। अभी जो देख रहे हैं वो ठीक है, बाद में दोबारा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। याद रखिएगा यूरिया नहीं होता है, अमोनिया जो होता है, अमोनिया की वजह से मूत्रालयों के पास जो है नाक में चुभने वाली गंध आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, इस प्रकार की गंध का मुख्य कारण क्या होता है? अमोनिया है। मूत्र के मुख्य संगठन यानी पानी कितना रहता है? 95%, सोडियम 0.4%, अमोनिया जो होती है 0.05% और फास्फेट जो है 0.6%, यूरिया कितनी होती है? 2% होती है, और शेष क्या होती है? क्रिएटिन सल्फेट और यूरोग्लिनोजेन कास्ट होती है, और उसके अलावा कास्ट होती है। ठीक है, तो ये है। तो इसमें जो गंध आती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? अमोनिया होता है, याद रखिएगा। इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होता है, तो कितना होता है? याद रखिएगा 2% यूरिया होता है। संगठन नहीं पूछेगा, बस इसमें जो है अमोनिया और यूरिया इंपॉर्टेंट है कि यूरिया गंध किसकी वजह से आती है? अमोनिया की वजह से। और यूरिया कितना प्रतिशत होता है? 2%। नोट कर लीजिए इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है आपका, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? अमोनिया यौगिक, अमीनो यौगिक, एल्डिहाइड यौगिक, सल्फर यौगिक या नाइट्रो यौगिक? जल्दी से इसका आंसर जो है आप कमेंट करके दीजिए। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग जुड़े हैं उन लोग कंटिन्यू कमेंट कीजिए। एक एक प्रश्न आपसे बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है उसको देखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा जो है मछली की दुर्गंध आती है मृत मछली में, अमीनो यौगिक के कारण ये वाली दुर्गंध आती है। वहां पर मछली जब मर जाती है तो दुर्गंध जो है इसी वजह से आती है। ट्राई मेथिल एमीन एक तृतीयक एमीन है जो संरचनात्मक रूप से क्या है? अमीनो यौगिक है, जिसमें अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक मेथिल समूह से प्रतिस्थापित होता है, और मृत मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध जो है इन्हीं यौगिकों में उपस्थिति के कारण होती है। कौन सी यौगिक? अमीनो यौगिक के कारण। ठीक है, जो दुर्गंध आती है उसका मुख्य कारण जो होता है अमोनिया होता है, और अमीनो यौगिक जितने भी होते हैं वो आपको दुर्गंध जो है मछली, सड़े हुए मछली हो या आपके मूत्रालय से जो आती है दुर्गंध वो होती है अमीनो यौगिक। प्रश्न क्रमांक 24, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड या उपयुक्त सभी? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए। क्या हो जाएगा? कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कमेंट कीजिए।
अपना कमेंट दे दीजिए। अमोनियम नाइट्रेट नहीं है। सिल्वर आयोडाइड का जो है वो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है कृत्रिम वर्षा को? क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, बादलों से इच्छा अनुसार क्या कराई जाती है, वर्षा कराई जा सकती है। आमतौर पर यह क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट करते जाइए। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए जो है बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जनरेटरों या एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर छोड़ा जा सकता है। और सिल्वर आयोडाइड जो है क्रिस्टल की संरचना प्राकृतिक बर्फ जैसी ही होती है। तो प्रमुखतः कौन सा इसमें प्रयोग किया जाने वाला? सिल्वर आयोडाइड, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, ऑप्शन सी जिंक फास्फाइड चूहे का विष, या ऑप्शन डी जिंक सल्फाइड फिलास्फर ऊन। उत्तर जो है जल्दी से कमेंट करके दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सा सही सुमेलित है बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है आपको। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित? जिंक फास्फाइड का जो प्रयोग है वो चूहे की विष में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक फास्फाइड जो है। देखिए हॉर्न सिल्वर को क्या कहा जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, क्या कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। नोट करते जाइए। चूहे के विष के लिए जिंक फास्फाइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी था, बिल्कुल सही था। और चौथा है फिलास्फर ऊन जो है जिंक ऑक्साइड होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 26, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया गया है लोहा, सीसा, चांदी, तांबा। सूची 2 दिया गया है फोटोग्राफी, तड़िक चालक, हीमोग्लोबिन और संचायक बैटरी। कूट आपके सामने है। आंसर इसका सही आंसर सही सुमेलित करके आपको देना है। जल्दी से इसको देखिए और कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। ऐसे प्रश्न जो है थोड़े कठिन लेवल के हो सकते हैं, लेकिन आपको सही सही सुमेलित करना। अगर एक का भी आंसर जानते हैं तो बाकी आपका ऑप्शन देख के मिल जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चलिए देखता हूं, है ना। आप लोग कमेंट कीजिए अपना आंसर। लोहा जो है किससे है? लोहा आपका हीमोग्लोबिन से संबंधित है। ठीक है। सीसा किसके लिए होता है आपका? सीसा जो है याद रखिएगा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चांदी का प्रयोग जो है वो आपका फोटोग्राफी में किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। और तांबा जो है आपका किसके लिए? तड़िक चालक में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही सुमेलित हो जाए 1 का 4, सॉरी 1 का 3, 3 में 1 ही है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एक कभी अगर आपको सही पता है तो देखिए आपसे बन जाता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। वही है जो अभी मैंने बताया कि तड़िक चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों के आकाशीय विद्युत रक्षा के लिए लगाया जाता है। यह छड़ मुख्यतः किससे? कॉपर या एल्यूमिनियम की होती है। हीमोग्लोबिन जो है पृष्ठवंशी की लाल रक्त कोशिकाओं तथा कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाए जाने वाला क्या है? लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। ठीक है। संचायक बैटरी गीले सेलों से तैयार होती है। इसमें हर एक सेल में किसका? शीशे की प्लेट एवं प्लेट पर ऑक्साइड की प्लेटें लगी होती हैं और पानी तथा अम्ल का मिश्रण जो है इसमें भरा होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये देखिए इतने सारे फैक्ट हैं, इसको नोट कर लीजिए। किसी से भी इसमें से पूछ सकता है कि आपका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है, तड़िक चालक में कौन सा धातु उपयुक्त होता है। ऑप्शन में अगर कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों हो तो दोनों सही आंसर है, लेकिन अगर एक हो तो आपको कॉपर को लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 24 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है मार्फिन, सोडियम, बोरिक अम्ल और जर्मन सिल्वर। सूची 2 में दिया गया है एंटीसेप्टिक, मिश्र धातु, एनाल्जेसिक
और केरोसिन तेल। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से उसका उत्तर जो है आप कमेंट करके दीजिए। पिछले प्रश्न की तरह है, कौन कौन सा सुमेलित है यही बताना है, जल्दी जल्दी दिया कीजिए। एक का भी आंसर आपको पता होगा तो आप बना सकते हैं। चलिए लेट नहीं करेंगे, देखते हैं जल्दी से इसमें से आपको कौन सा पता है, आंसर कमेंट कीजिए, मैं बताता हूँ। मार्फिन जो होता है आपका एनालिसिस के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम जो है आपका किसमें रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। और बोरिक अम्ल का प्रयोग जो है एंटीसेप्टिक की तरह होता है। और जर्मन सिल्वर जो है क्या है आपका मिश्र धातु है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का 3, 2 का 4, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। देखिए सही सुन कीजिए और इसको ऐसे आंसर निकाला कीजिए। चलिए पढ़ते जाइए अच्छे से, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मार्फिन क्या होता है, एक दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2, 8, 1 है। इसकी सबसे बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती क्या होती है, अभिक्रियाशील धातु है। और इसे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या कर लेती है, अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड और सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाती है। इसीलिए सोडियम को इसके मूल रूप में रखने के लिए क्या किया जाता है, इसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इसके अलावा बोरिक एसिड जो है बोरान का दुर्बल अम्ल है, इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक, कीटनाशी आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जर्मन सिल्वर जो है एक प्रकार के मिश्र धातु है, जिसमें 60% कॉपर तथा 20% जो है आपका निकिल और 20% क्या होता है उसमें जिंक होता है। तो याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। मैंने वैसे मिश्र धातु वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये प्रश्न कराया था। तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा होता है, कितना प्रतिशत होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी को पसंद आता है भाई हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जो हम प्रश्न कराते हैं, क्या वो सही है, कितना आपको सही लगता है, कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। और प्रश्न बनते हैं तो भी बताइए, नहीं बन रहा है तो भी बताया कीजिए, ठीक है। कि प्रश्न का स्तर कठिन हो रहा है, सरल हो रहा है, क्या लग रहा है, कैसे की क्या आपसे प्रश्न बन रहे हैं, सारे चीज कमेंट में किया कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 28, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तांबा को, लोहा को, टाइटेनियम को या एल्यूमिनियम को। आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। याद रखिएगा भविष्य की धातु जो है आपका टाइटेनियम है। ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। टाइटेनियम जो है इसे भविष्य की धातु कहा जाता है। क्यों, अंतरिक्ष युग की धातु के तौर पर ज्ञात टाइटेनियम स्टील से कई गुना क्या होती है, हल्की और कई गुना क्या होती है, मजबूत मिश्र धातु है। यह काफी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगता है। इसीलिए भविष्य में जो आपका टाइटेनियम बहुत प्रयोग में आने वाला है, इसीलिए इसे भविष्य की धातु कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 29, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम, सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक बल्ब और जिंक जो है गैल्वेनीकरण। नहीं है सुमेलित, कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी नहीं है सुमेलित। सिल्वर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए सही सुमेलित क्या है, आतिशबाजी के लिए मैग्नीशियम तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए टंगस्टन प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की जो तंतु होती है आपका, यहाँ पर बल्ब में जो होता है ना आपका तंतु जिसमें प्रयोग किया जाता है, वो आपका होता है टंगस्टन की बनी, मैंने बता दिया था, पहले ही पढ़ाया है। और जिंक जो है गैल्वेनीकरण में प्रयोग किया जाता है। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। अच्छा चालक पूछे तब वो आंसर आपको चांदी लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 30, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी मर्क्यूरिक सल्फाइड और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करके दीजिए क्या होगा। सिंदूर का फॉर्मूला याद है क्या आपको सभी को, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है याद रखिएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड एक हानिकारक भी है, ठीक है। सी, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है, HgS होता है, नोट कर लीजिए। इसे रसायन विज्ञान में मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। और सिंदूर में लेड ऑक्साइड,
सिंथेटिक डाई और सल्फेट होता है। इसके अंदर क्या होता है, लाल कच्चा सीसा पाउडर के रूप में होता है, ठीक है, सीसा पाउडर जो है कच्चा रूप में होता है। रासायनिक सिंदूर सिनाबार जिसे कहा जाता है पानी में अघुलनशील होता है, अर्थात यह पानी में घुल नहीं सकता है, ठीक है। चलिए सेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए विविध प्रकार के प्रश्न और करेंगे, है ना, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है अगले क्लास में रसायन विज्ञान जो है खत्म हो जाए, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।